अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम यर्सीनिया का टॉपिक कर रहे थे। यर्सीनिया के अंदर हम पैथोजेनेसिस की बात करने लगे हैं। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे कि इसका हमारे पास होस्ट कौन कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, परमानेंट होस्ट कौन सा है, और इसके वेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसके ना 2 टाइप के लाइफ साइकिल्स होते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 2 साइकिल्स है, एक एंजोटिक है और दूसरा इसका अर्बन लाइफ साइकिल है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके एंजोटिक साइकिल की। एंजोटिक साइकिल में क्या होता है कि आपको पता है कि वाइल्ड रोडेंट्स है ना, उनके अंदर बेसिकली ये होता है। ठीक है, वाइल्ड रोडेंट्स में होता है, वो रोडेंट्स होते हैं ना वो खुद एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन ह्यूमन जो बनते हैं वो एक्सीडेंटल होस्ट बनते हैं। क्या होता है कि वाइल्ड रोडेंट्स के अंदर ये देखा गया था कि उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाया गया है लेकिन डिज़ीज़ कॉज नहीं करा रहा। अब वो वाले रोडेंट्स जिनके अंदर ये डिज़ीज़ कॉज हो चुकी है, तो उनको जो मक्खियाँ वहाँ पे फ्लीज़ होंगी, रोडेंट फ्लीज़ होंगी, ठीक है, वो आके उनको जब बाइट करेंगी उन रोडेंट्स को, तो उस मक्खी में जाएगा। ठीक है, और वो देन वो फ्लीज़ आके जब ह्यूमंस को बाइट करेंगी तो देन वो ट्रांसमिट होगा। ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उस फ्ली के अंदर क्या क्या सारा फिनोमिना होता है और वो कैसे ट्रांसमिट करती है, वो बात भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि डिज़ीज़ कैसे होती है, जब बाइट करती है ना फ्ली आपको, तब ये डिज़ीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका साइकिल आता है, उसको हम कहते हैं अर्बन साइकिल। अर्बन साइकिल में क्या होता है कि अर्बन रैट्स जो थे ना, उन देखा गया कि उनके अंदर जो है ना वो पाया गया था है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो फ्लीज़ ने उन रैट्स को बाइट किया तो वेक्टर तो फ्लीज़ ही हुई ना। ऊपर वाले केस में भी वही थी और नीचे वाले केस में भी वही थी, जस्ट ये कि वहाँ पे रोडेंट्स थे और यहाँ पे रैट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद रैट्स ने प्रोलिफरेट किया, वो कम इन कांटेक्ट विद फ्लीज़ आए। ठीक है, फ्लीज़ ने उनको काटा और देन फ्ली आगे जाके बैक्टीरिया ट्रांसमिट करेगी इनटू ऑर्गेनिज्म जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कि फ्ली के अंदर क्या फिनोमेना हो रहा है, फ्ली कैसे अंदर इंजेक्ट करेगी आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, फ्ली ने क्या किया कि ना फ्ली ने बैक्टीरिया इंजेस्ट कब करता है, सबसे पहले जब उसने काटा है एक रोडेंट को। ठीक है, रोडेंट को उसने काटा है, उसने ऐसा ब्लड मील लिया है रोडेंट से कि जिसके अंदर बैक्टीरिया थे। ठीक है, जब उसके अंदर गया ना बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया ने क्या किया, वो फ्ली के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था उसमें एक बायोफिल्म बना दी, थिक किस्म की ना, एक समझ लो एक मेम्ब्रेन सी बना दी, जिसको हम कहते हैं थिक बायोफिल्म बना दी उस मक्खी के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मक्खी का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी फूड जो थी ना वो नीचे जीआईटी में जा नहीं पा रही थी, फूड जो थी वो प्रिवेंट हो रही थी फ्रॉम प्रोसीडिंग डाउन इनटू जीआईटी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब मक्खी से जो है अब खाया नहीं जा रहा, तो उसने क्या करना है, वॉमिट करना है, रिगर्जिटेट करना है। ठीक है, अब वो वॉमिटिंग करेगी, उस बंदे के अंदर इंजेक्ट कर देगी जिसको इन्फेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल वही मक्खी आके आपकी बाजू पे बैठी है, आके वो ब्लड मील ले रही है आपका ना। ठीक है, ब्लड मील जब लेने लगी है तो उसने रिगर्जिटेट कर देना है, वही वाले सारा जो था ना उसकी रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज जो चीज़ कर रही थी उसने वो सारी आपके अंदर डाल देनी है, एनिमल में या ह्यूमन में। ठीक है, अच्छा, और उस तरह ये कि आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। और या अगर कोई रोडेंट अफेक्टेड है उसको जब फ्ली लेगी तो वो उसने बैक्टीरिया जो है वो इंजेस्ट करके और इस तरह ब्लड मील लेके इस तरह आगे से आगे ट्रांसमिट करती जाएगी, नई फ्ली आएगी, इंजेस्ट करेगी और ये सारा साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके विरुलेंस फैक्टर। सबसे पहला तो ये कि मैंने कहा था ये इनकैप्सुलेटेड है, तो इनकैप्सुलेटेड है तो इसका कैप्सुलर एंटीजन भी होगा। कैप्सुलर एंटीजन इसका कौन सा है, F1 है। अच्छा, जब F1 है ना जो इसको इन्वेलप कर रहा है, वो इसको बचा रहा है इसको फेगोसाइटोसिस से। ठीक है, मैंने बताया कि प्रोटेक्शन होती है इस आपके कैप्सूल की वजह से। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर ना एंडोटॉक्सिन होता है, वो मैंने आपको बताया सारे ग्राम नेगेटिव्स जो होते हैं, सारे ग्राम नेगेटिव्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर एंडोटॉक्सिन अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन जब ये बैक्टीरिया मरता है ना तो इसकी सेल मेम्ब्रेन से सारा का सारा ये आपका एंडोटॉक्सिन ये रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और रिलीज़ हो के देन वो अपना काम करता है। उसमें क्या क्या सिम्टम्स आती हैं, एंडोटॉक्सिन जो होता है ना इसने क्या करना होता है, इसने क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देना होता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ
क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएगी। सारे के सारे जब एक्टिवेट हो गए तो ब्लड के अंदर जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म थी आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स की या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो आपके ब्लड में अवेलेबल थे वो कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि DIC हो जाएगा। DIC डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी फ्रॉम नोज़ माउथ, ठीक है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा फीवर और सेप्टिक शॉक भी होता है, ठीक है। जब इतने ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो उसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो जाएगा, फीवर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ये कंडीशंस आती हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे एंडोटॉक्सिन की वजह से जो सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो उसमें फीवर, सेप्टिक शॉक, DIC, ठीक है, और उसके अलावा हाइपरटेंशन, इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसका एक्सोटॉक्सिन भी होता है। एक्सोटॉक्सिन तीसरा इसका विरुलेंस फैक्टर हो गया। चौथा, इसके अंदर 2 प्रोटीन्स होती हैं अपनी, एक होती है V एंटीजन और दूसरी होती है W एंटीजन, ठीक है। अब ये जो आपकी प्रोटीन्स है क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव और ग्रो करवाने के लिए हेल्प करती हैं इंट्रासेलुलरली। सेल के अंदर उसने कैसे सर्वाइव करना है वो इन 2 प्रोटीन्स की वजह से करना है, एंटीजन की वजह से। उसके बाद 5वां इसका विरुलेंस फैक्टर आता है यॉप्स प्रोटीन्स होती हैं, यर्सीनिया आउटर प्रोटीन्स, ठीक है। और ये भी इन्होंने भी वही जैसे कैप्सूल ने फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट किया था ना, इन्होंने भी एक तो फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करना है। दूसरी बात ये कि साइटोकाइन प्रोडक्शन करवानी है बाय मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल से, ठीक है। और इंजेक्टेड इन ह्यूमन सेल वाया टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम, टाइप 3 सिक्रीशन के ज़रिए ये यॉप प्रोटीन्स आपके जो है ना वो ह्यूमन सेल के अंदर ट्रांसमिट होती हैं, इंजेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में इसके अंदर 2 तरह के प्लैक्स होते हैं। एक होता है बुबानिक प्लैक, ठीक है, ये मोस्टली स्किन वगैरह पे उस तरह होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा होता है निमोनिक प्लैक आपको पता है निमोनिया से लंग वाला सारा सिस्टम है, तो इसमें से इससे निमोनिया होगा। ये निमोनिक प्लैक कैसे होता है, ये इनहेलेशन हम करते हैं ना एरोसोल के ज़रिए, ये ब्लड के ज़रिए नहीं ट्रांसमिट होगा, ये एक्चुअली हम इनहेल करते हैं एरोसोल्स के ज़रिए, उसके ज़रिए ट्रांसमिट होता है बैक्टीरिया, तब ये होता है निमोनिया करवाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें सेप्टिक एम्बुलाए हो सकता है जो कि लंग तक पहुंच रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर आपको पता है मैंने कहा कोआगुलेशन हो रही है, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, उस कोआगुलेशन की वजह से जो क्लॉट्स है ना वो बन रहे हैं और जाके वो ना लंग में लॉज कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए, तो उसकी वजह से भी निमोनिक प्लैक हो सकता है, ठीक है। बुबोनिक प्लैक की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड की, जो एरिया को ड्रेन कर रहे थे जहाँ पे फ्ली बाइट किया है ना, उस एरिया के अंदर जो लिम्फ नोड ड्रेन कर रहे हैं वो लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाई फीवर, मायल्जिया, प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद लिम्फ नोड टेंडर हो जाएंगे, पेन करेंगे, और सेप्टिक शॉक और निमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो आती हैं वो सेप्टिक शॉक और निमोनिया आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी लैब डायग्नोसिस आ जाती हैं। लैब डायग्नोसिस में अगर हम बात करें तो इसमें हमने बात करनी है सैंपल कलेक्शन की। सबसे पहले सैंपल कलेक्शन में सैंपल हम इसमें क्या लेंगे, इसमें ब्लड भी ले सकते हैं और जो प्लैक बनता है ना, प्लैक में से इसमें जो उसका मटीरियल है पास है वो है सारा कुछ, वो भी ले सकते हैं। ब्यूबोस को कहते हैं, बुबोनिक प्लैक जो बनता है उसमें से पस भी ले सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि इसमें ग्राम स्टेनिंग जो हम जो है ना इतनी प्रेफर नहीं करते, इसमें ना जिम्सा या वाल्सन स्टेनिंग, वेसन स्टेनिंग होती है, उनको हम प्रेफर करते हैं, वो इसमें बेटर रिजल्ट्स देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी जब स्टेनिंग करते हैं तो माइक्रोस्कोप पे जब हम देखते हैं तो उसके अपीयरेंस कैसी आती है, सेफ्टी पिल लाइक अपीयरेंस की, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका कल्चर करना है, इसको नॉट स्पेसिफाइड कल्चर नहीं इसको स्पेसिफिकली किया जाता। उसके बाद टेस्ट की बात करते हैं, एंटीबॉडी फ्लोरेसेंट स्टेनिंग होती है जो कि इसको यूज़ की जाती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को टिश्यूज़ के अंदर। अच्छा, ये हो गई आपकी लैब डायग्नोसिस और सारा कुछ। यहाँ तक हमारा यर्सीनिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, वायरो भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो इंशाल्लाह टाइम पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा और मैं बनाती जाऊँगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच।